गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से हिंदी व्याकरण की जो अपनी बुक है, पुस्तक है ज्ञान भारती, उस ज्ञान भारती से हम पाठ 20 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है वाक्य और उसके वाक्य भेद। वाक्य और वाक्य भेद, जिसमें हमने कल पढ़ा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और आज हम उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं और उसके अंग कितने होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके जो रचना के अनुसार जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। हम उसमें अपना जो वाक्य है और वाक्य उनके भेद हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो कल हमने जो सरल वाक्य पढ़ा था, सरल वाक्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय रहता है, उसे हम सरल या संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सरला कपड़ा धोती है, तो उसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वह समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी बताया था आपको कि राधा ने गीत गाया और सीता चुपचाप सुनती रही। तो जो राधा ने, किसने गीत गाया था? राधा ने गीत गाया था। और जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक है, और ये वाक्य इससे जुड़ा हुआ, सीता चुपचाप सुनती रही। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य या वाक्य हो और वो समुच्चय बोधक से जुड़े रहे हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम तीसरी अपनी जो परिभाषा है, तीसरी परिभाषा मिश्रित परिभाषा, मिश्रित वाक्य, उसका अध्ययन करेंगे। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तीसरे अपना इसका भाग है, तीसरा भाग है, गए लिख सकते हैं या अपन 3 भी लिख सकते हैं कि मिश्र वाक्य। तीसरा है अपना मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य परिभाषा है इसकी कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर और अन्य वाक्य उस पर आश्रित और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होता है
उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं अपन। अरुण जैसे अरुण ने कहा। अरुण ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरुण ने कहा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मिश्र या मिश्रित वाक्य कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या आधारित या गौण होते हैं, उसे हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अरुण ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरुण ने क्या कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो लिखा वाक्य है कि अरुण ने कहा, तो अरुण ने कहा ये तो क्या हो गया कि अरुण ने कहा, ये तो हो गया प्रधान वाक्य। ये तो है अपना प्रधान वाक्य। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उस पर आश्रित होने से यह आश्रित वाक्य है। इसका हम और कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं कि यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो जो यह वही लड़का है, ये क्या है? ये प्रधान वाक्य है। और जो कल दौड़ में प्रथम आया था, यह उस पर आश्रित होने के कारण यह आश्रित वाक्य है। कि पहला उदाहरण हमने देखा कि अरुण ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो अरुण ने क्या कहा? ये प्रधान वाक्य है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये उस पर आश्रित वाक्य है। तो मिश्रित या मिश्र वाक्य में हमने यही पढ़ा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य है वो उस पर आश्रित रहते हैं यानी आधारित रहते हैं, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर है उपवाक्य व उसके भेद। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं। वे वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए रहते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहने से इन वाक्यों को हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के कितने दो प्रकार के होते हैं। उपवाक्य की परिभाषा लिख लेते हैं पहले। रफ कर दूं कार्य इसको? यस मैम। हाँ, दूसरा है अपना दूसरा लिखेंगे हम उपवाक्य व उसके भेद। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य अपन लिखेंगे संयुक्त। उपवाक्य क्या होते हैं? समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं ना। और मैंने बताया था ना, संयुक्त और मिश्रित, संयुक्त और मिश्रित, संयुक्त और मिश्रित, संयुक्त और मिश्रित
वाक्यों में एक से अधिक संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं। वे वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। अवयव से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक ये साथ में आएगा। समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े इन वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। अभी हमने संयुक्त और उसमें पढ़ा था ना कि आश्रित वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य। तो उपवाक्य की क्या परिभाषा है कि संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं। वे वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े इन वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक बताया था, और, अथवा, ये सब समुच्चय बोधक है और उनसे ये वाक्य है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब हम इसके जो भाग हैं उसको पढ़ लेते हैं। लिख लिया आपने? लिख लिया क्या रे? यस मैम। हाँ, उपवाक्य के तो उपवाक्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। उपवाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य। जैसे उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वतंत्र उपवाक्य, जिन्हें हम मुख्य उपवाक्य भी कह सकते हैं। ये स्वतंत्र यानी वो स्वतंत्र रहते हैं, या फिर उसे हम मुख्य उपवाक्य भी कह सकते हैं। स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य। और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित यानी किसी पर आधारित रहना। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। अब इसका हम उदाहरण देखें तो जैसे उदाहरण में जैसे कि सीता बोली,
उदाहरण हम देखते हैं कि सीता बोली कि सीता बोली कि मैं कल गांव जाऊंगी। सीता बोली कि मैं कल गांव जाऊंगी। तो इसमें है कि सीता बोली मैं कल गांव जाऊंगी, तो मैं कल गांव जाऊंगी। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और सीता बोली ये क्या है? यह सीता बोली और कि मैं कल गांव जाऊंगी। तो सीता बोली वह उस पर आश्रित है। मैं कल गांव जाऊंगी, ये किस पर आश्रित है? सीता पे। कि सीता बोली कि मैं कल गांव जाऊंगी, तो मैं कल गांव जाऊंगी, यह आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य की जो सर्वनाम शब्द से बनने वाले शब्द होते हैं, अगर जैसे जो आदि शब्दों पर जुड़े रहते हैं, जो आश्रित उपवाक्य है वो सर्वनाम शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं, जिसे, जिन्होंने, जिन्हें, जिसका, अगर जैसे जो आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं और अर्थ के अनुसार यदि हम देखें तो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हम देखें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य समझ में आ गया क्या आर्यन? यस मैम। हाँ, आश्रित उपवाक्य बेटा ये जैसे है कि सीता बोली कि मैं कल गांव जाऊंगी। तो कौन बोला ये बात? सीता बोली ना। तो सीता बोली पर ये मैं कल गांव जाऊंगी, ये सीता बोली पर आश्रित है ना। तो इसलिए यह क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। और ये आश्रित उपवाक्य है वो सर्वनाम शब्द से बनने वाले शब्द हैं, जिसको, जिन्होंने, आदि शब्दों को अगर जैसे जो आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। फिर है अर्थ के आधार पर। अगर हम देखें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसको रफ कर दूं क्या बेटा? यस मैम। अर्थ के आधार पर लिखेंगे हम कि अर्थ के अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। मैम ये हिंदी वाली नोटबुक में लिखना है क्या? हिंदी ग्रामर वाली में? हाँ, के होते हैं। हिंदी ग्रामर वाली में करना है। होते हैं। एक तो कल वाला था, वो वाला करना है जो मैंने कल समझाया था आपको। फिर उसके आगे का भाग है ये, है ना? पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानात्मक, निषेधात्मक और इच्छावाचक और प्रश्नवाचक, फिर आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक। ये 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना विधानात्मक। पहला अपना है विधानात्मक वाक्य। विधानात्मक वाक्य जिस वाक्य में
जिस वाक्य में किसी बात का होना, जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए या करना पाया जाए, वह विधानात्मक वाक्य कहलाता है। वह विधानात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अंजलि पढ़ती है, जैसे अंजलि पढ़ती है, जैसे अंजलि पढ़ती है। और विभा अपना काम करती है, कि जैसे विधानात्मक वाक्य है तो हमारी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए वह विधानात्मक वाक्य कहलाता है। तो इसमें क्या कर रही है अंजलि कि वह पढ़ने का काम कर रही है, अंजलि पढ़ती है। तो इसी बात का होना या करना पाया जाए, वो क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, तो अंजलि पढ़ती है। दूसरा उदाहरण अपन लिख सकते हैं, विभा अपना कार्य करती है, तो विभा क्या करती है, अपना कार्य करती है। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जिस बात में किसी बात का करना या होना पाया जाए उसे हम विधानात्मक वाक्य कहते हैं। ये लिख लिया क्या जुबेर? नहीं मैम। लिख लो तो जल्दी से। मैं ऊपर वाला लिख लिया। अर्थ के अनुसार ये वाला लिख लिया क्या? ऊपर वाला। अच्छा, अब मैं ये रफ कर देती हूँ। दूसरा अपना जो वाक्य के भेद, 8 प्रकार के भेद है 9 में, दूसरा भेद हम पढ़ते हैं निषेधात्मक। दूसरा अपना भेद है निषेधात्मक। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य में किसी बात का काम के न होने का पता चले, कि जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का पता चले वह निषेधात्मक। मैं नीचे वाला भी हो गया। रफ कर देती हूँ तो बेटा, वह निषेधात्मक वाक्य होता है। वह निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे
जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो इस वाक्य में हमने क्या पढ़ा? निषेधात्मक वाक्य में हमने यही पढ़ा कि जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का पता चले उस वह निषेधात्मक वाक्य होता है। कि कोई काम है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का हमें पता चलता है तो हम उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब वो है कि मैं जो भी हूं, मैं ममता या फिर जुबेर या आर्यन जो भी है, कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी दिल्ली जाने का जो कार्य है वो कल नहीं होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कि इसमें किसी कार्य के न होने का हमें पता चलता है तो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उसका दूसरा उदाहरण ऐसे भी हो सकता है कि उस मटके में पानी नहीं है, यानी उस जो मटका पड़ा हुआ है उसमें पानी नहीं है, जबकि मटके में पानी की आवश्यकता रहती है। तो इसी बात के काम के हमने यही पढ़ा था कि किसी बात के या काम के न होने का पता चले हम उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो जैसे उसने कहा कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी वह दिल्ली जाने का कार्य है वो कल नहीं होगा, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा है अपना इच्छावाचक। तीसरा वाक्य है अपना इच्छावाचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा रहती है, आशीर्वाद रहता है, आशीर्वाद, कोमा शुभ कामना। शुभ कामना क्या होती है? जो मंगल कामना होती है वो शुभ कामना, शुभ कामना और शुभ कामना आदि को शुभ कामना आदि को प्रकट किया जाए वह इच्छावाचक। वह क्या होता है? इच्छा, इधर लिख रही हूं आगे, इच्छावाचक। वह इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य होता है। वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम लोग सदा प्रसन्न रहो। जैसे तुम लोग सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है? हमने परिभाषा में पढ़ा है कि इच्छावाचक वाक्य, कि जिस वाक्य में इच्छा रहते है, आशीर्वाद रहता है, शुभ कामना होती है आदि को जो प्रकट किया जाए वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम लोग सदा प्रसन्न रहो, तो ये तुम लोग को हमेशा क्या काम कर रहे हैं? कि तुम लोग हमेशा, ये हमारी शुभ कामनाएं हैं या हमारा आशीर्वाद है कि तुम लोग हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, मौज करो और भगवान तुम सबको सुखी रखे, यानी एक अच्छी कामना हो गई।
अच्छी शुभकामना हो गई, लेकिन भगवान तुम्हें सबको अच्छे रखे, भगवान करे तुम सब खूब फलो फलो। तो ये इच्छावाचक जो वाक्य है, इस वाक्य में इच्छा है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं आदि को प्रकट किया जाता है, वह इच्छावाचक वाक्य होते हैं। वह इच्छा से ही तो दे रहा है कि कोई भी अपनी इच्छा से शुभकामना है, मंगल कामना है, कि आशीर्वाद है, या इच्छा है कि उसकी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहे। तो ये मेरा क्या आप लोगों के आशीर्वाद भी हो सकता है, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना भी हो सकती है। मेरे लिए शुभकामना ये आप लोगों के लिए कि आप सभी खुश रहो, मौज करो, मंगल होए तुम्हारा। तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है क्या बेटा किसी को? मैम हाँ आप बेटा, कल क्या कराया था? कल मैंने बेटा ये अपने वाक्य इसके पार्ट 1 करवाया था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आज कराया, और जो वाक्य के अंग थे वो करवाए थे कल मैम का। वीडियो भेज देना कल वाला का। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। बस। हम्म।